तो जय हिंद दोस्तों। अगर इससे पहले आपने कभी बजट देखा है या नहीं देखा, अगर बजट समझने में कोई दिक्कत हुई या नहीं हुई, तो ये सारी समस्या आपके सॉल्व होने वाली है, क्योंकि आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर से बजट को डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ हम बजट के सारे टर्म्स जैसे कि जीडीपी क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल कंसोलिडेशन क्या होता है, ठीक है, ये सारे टर्म्स आज हम समझेंगे। टैक्स स्लैब्स क्या होता है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इंसॉल्वेंसी, ये सारे टर्म्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के माध्यम से। आप ये मान लीजिए इसमें दो काम होंगे, एक तो न्यूज़पेपर डिस्कस होगा पूरा, और दूसरा हम बजट डिस्कस करने वाले हैं। बजट की पूरी समरी डिस्कस करने वाले हैं, बजट में क्या क्या आया है ये डिस्कस करने वाले हैं। अगर इससे पहले आपने KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत आज बजट की। तो सबसे पहले अगर हम खाली बजट की बात करें कि ये बजट टर्म जो है वो उसका जो इनिशिएशन है, यानी कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो बजट टर्म की उत्पत्ति एक वल्गा टर्म था, लैटिन वर्ड था वल्गा, ठीक है, इससे हुई थी। और इसका मतलब होता है चमड़े का थैला, ठीक है। वल्जा का मतलब होता है चमड़े का थैला। क्यों? देखो, आपको अगर पता हो तो पहले चमड़े के थैले में ही सारे पैसे वैसे रखे जाते थे, तो जब से जो बजट है वो चमड़े का थैला के रूप में माना जाता था। हालांकि बजट जो पेश किया जाता था पहले चमड़े के थैले में, फिर सूटकेस में, और अब 2020 में डिजिटल बजट भी पेश किया गया है, ठीक है। अगर इसके बाद की बात करें तो जो फाइनेंशियल ईयर होती है बजट की, वो होती है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो होती है वो फाइनेंशियल ईयर होती है। अगर आप बजट की और आगे बात करना चाहें कि भाई स्वतंत्र भारत का यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट कब आया था, तो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट आया था 26 नवंबर 1947, यानी 15 अगस्त के बाद। दिया किसने था? ये दिया था फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम के, आर के सणमुख चेट्टी जो थे फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने उस टाइम का फर्स्ट बजट दिया था। अब आप बात करो भाई 26 जनवरी 1950 यानी कि गणतंत्र भारत का बजट कब आया था, रिपब्लिक इंडिया का बजट कब आया था, तो वो आया था 28 जनवरी 1950 को, 28 फरवरी 1950 को, ठीक है। ये किसने दिया था? ये दिया था या तो भारत के आप फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर मान लो गणतंत्र के, जॉन मथाई ने दिया था ये, ठीक है। और इसके बाद अगर मैंने बता दिया सबसे अधिक बजट पेश करने वाले जो सबसे अधिक यानी कि 10 बार जो बजट पेश किया है वो किया है मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई जो उन्होंने सबसे अधिक बार बजट पेश किया है। बजट पेश कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो टेबल पार्लियामेंट में टेबल करते हैं बजट को, फाइनेंस मिनिस्टर। बजट को ड्राफ्ट कौन करता है? देखो, यानी बजट को बनाता कौन है? या तो प्रिंसिपल या चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बजट को बनाते हैं, और पेश कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। दोनों में अंतर समझ लेना, ठीक है। इसके बाद अगर 2017 से पहले की बात करो तो रेल बजट और एनुअल बजट अलग अलग आता था, लेकिन उसके बाद से रेल बजट जो है 2017 से रेल बजट इसी बजट में इंक्लूड कर दिया गया है जो मेन बजट होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप और बात करना चाहो तो 2017 से पहले जो बजट आता था वो 28 फरवरी को आता था, लेकिन अब जो बजट है वो 1 फरवरी को, या आप बोल सकते हो कि फरवरी में जो भी पहला वर्किंग दिवस होगा उस दिन आता है। और जो इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो 31 जनवरी को, या जनवरी में लास्ट वर्किंग डे जो होता है उस दिन आता है, ठीक है। समझ आ गया होगा। जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे में मैं थोड़ा सा अंतर बताता चलूँ आपको। देखो, एक तरफ तो आपका बजट होता है, ठीक है, और एक तरफ होता है आपका इकोनॉमिक सर्वे। इन दोनों में अंतर ये होता है, इकोनॉमिक सर्वे तो आपका प्रीवियस ईयर का डाटा देता है, ठीक है, और जो बजट है वो आने वाली साल में बताता है कि हम ये करने वाले हैं। समझ गए होंगे जहाँ तक है मुझे लग रहा है आप। इसके बाद मैं एक और टर्म आपसे इंक्लूड कर लेता हूँ। एक टर्म बहुत फेमस होती है जीडीपी, ठीक है। हम पहले टर्म थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद बजट पूरा आराम से डिस्कस करेंगे, है ना। तो जीडीपी जो होती है वो होती है इंक्लूड प्रोडक्शन विद इन ए कंट्री, यानी कि आपकी कंट्री में, ये मान लो आपका देश है कोई भी, है ना, ये मान लो ये आपका देश है, ठीक है, ये आपका देश है। इस देश में जो भी सामान प्रोडक्ट हुआ है, जो भी सर्विसेज हैं प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है, उनका सारी वैल्यूज यानी उनकी सारी कॉस्ट जो है वो आपकी जीडीपी मानी जाती है। यानी कि आपके देश में हुई हो, करी किसने हो इस बात से कोई मतलब नहीं है। आपके इंडिया सिटीजन ने करी हो, अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं, फॉरेनर ने करी हो, किसी यानी विदेशी ने करी हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन होना चाहिए अपने देश में। और आप बोलोगे भाई खाली अगर इंडियन ने करी हो तो कहीं भी करी हो पूरी दुनिया में, तो
उसे हम बोल देते हैं जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो खाली इंडियंस के द्वारा करी जाएगी, यानी उस देश के नागरिक है कहीं भी करी हो। एग्जाम्पल देके मैं समझा देता हूँ। सपोज करो आपकी एक कार फैक्ट्री है, कार फैक्ट्री है, ठीक है। इंडिया में 2 कार फैक्ट्री हैं, एक तो आपकी है और एक किसी मतलब यूएस कंपनी की है किसी की। तो जो जीडीपी होगी उसमें कार फैक्ट्री की और यूएस कंपनी दोनों की टर्म जो है इंक्लूड होंगी, दोनों का प्रोडक्ट इंक्लूड होगा। लेकिन अगर जब आप जीएनपी की बात करोगे तो जो आपकी कार फैक्ट्री इंडिया की होगी और यूएस में मान लो आपने एक और कार फैक्ट्री खोल ली, तो आपकी इंडिया में और यूएस में प्लस होके आपकी जीएनपी बन जाएगी। समझ गए? मतलब जीएनपी मतलब इंडियन सिटीजन, खाली सिटीजन की, चाहे वो कहीं हो दुनिया में, और जीडीपी खाली उसी देश में, चाहे वो किसी के द्वारा हो। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम शुरुआत करते हैं बजट की तरफ। ठीक है, अगर इससे पहले आपने केएनपी एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वही फिर लास्ट में ही करना आज। ठीक है, अब सबसे पहली बात देखो, यहाँ पर टर्म दिया है फाइनेंशियल इंक्लूजन। थोड़ी सी इसे पढ़ लेते हैं, क्या दिया हुआ है इन्होंने दिया हुआ है ऑल पोस्ट ऑफिस विल कम ऑन बैंकिंग सिस्टम, यानी कि सारे पोस्ट ऑफिस जो है वो बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत आएंगे। इनेबलिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक्सेस टू अकाउंट्स एंड एल्सो प्रोवाइड ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ फंड बिटवीन पोस्ट ऑफिस अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। अब मैं आपको पहले समझा देता हूँ फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है आपके पास सुविधा उपलब्ध हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध हों कि आप किसी भी फाइनेंशियल सर्विस का फ़ायदा ले सको, फाइनेंशियल सर्विस का आप फ़ायदा ले सको। इसका मतलब क्या है, आपके पास भाई बैंक होना चाहिए। ठीक है, आपके पास बैंक होना चाहिए, बैंक से आपको लोन मिलना चाहिए, है ना, जब तो आप फ़ायदा ले पाओगे। आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी होनी चाहिए। तो इस टाइप का जो बैंकिंग सेक्टर होते हैं उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसमें क्या बोला है इन्होंने, पहली जो बात दी हुई है कि 2022 में जो सारे पोस्ट ऑफिस हैं उन्हें आपके बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया जाएगा, यानी कि आपका अगर पैसा जो है आप पोस्ट ऑफिस से बैंक में भी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट से पर्सनल मतलब नहीं है मेरा, बैंक अकाउंट से मतलब है कि किसी ना किसी बैंक से वो पोस्ट ऑफिस लिंक हो जाएंगे। ठीक है, फायदा क्या होगा कि आप फिर उससे लोन ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको इंश्योरेंस कराना है इंश्योरेंस कर सकते हो, यानी जो फिर पोस्ट ऑफिस सुविधा देता है वो आपको सुविधा मिलती रहेंगी। पोस्ट ऑफिस क्यों किया है कि भाई देखो लगभग हर एक गांव में एक पोस्ट ऑफिस खुल चुका है। ठीक है, गांव का मतलब है हर एक आसपास के 5-6 किलोमीटर एरिया में आपको एक पोस्ट ऑफिस मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करो, नीचे चलते हैं, फिर इसे पढ़ते हैं, थोड़ा डिटेलिंग में आज करेंगे, आराम से करेंगे, टाइम बहुत है अपने पे। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, देखो जो निर्मला सीतारमण है उन्होंने अपना 4th बजट पेश किया है, यानी कि 4थी बार उन्होंने बजट पेश किया है। ठीक है, और जो सेकंड वन है पेंडेमिक में, यानी कोरोना के बाद उन्होंने अपना दूसरा बजट पेश किया है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बोला है कि स्क्रिप्ट स्कैनिंग बेस्ड ऑन पब्लिक कैपिटल स्पेंडिंग। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, पब्लिक कैपिटल स्पेंडिंग क्या होती है। इसका मतलब होता है आपको खर्चा करना है बिल्डिंग एसेट्स पे। ठीक है, जो बिल्डिंग बने हैं, यानी कि जो आपको कुछ वापस रिटर्न में दे। आप मान लो एक चीज़, मान लो मैं आपको एक सस्ता सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आपने भाई रोड बना दिया। ठीक है, आपने एक नया रोड बना दिया। ठीक है, उसके बाद रोड से आपको टोल टैक्स मिलेगा सरकार को, नहीं मिलेगा बताओ, मिलेगा ना। ठीक है, रोड से सरकार को और सारे फायदा होने वाले हैं, और टैक्स मिलेगा नहीं मिलेगा अदर टाइप का। ठीक है, रोड से सरकार एम्प्लॉयमेंट दे पाएगी नहीं दे पाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यानी जिससे सरकार को रिटर्न में कुछ मिले, है ना, उसे बोलते हैं कैपिटल स्पेंडिंग। जैसे अब आप मान लो आपने एक स्कूल बना दिया सरकार ने। ठीक है, तो सरकार को स्कूल से फीस भी मिलेगी, है ना, सरकार को स्कूल से बजट भी मिलेगा। ठीक है, जो फीस आएगी बच्चों की, बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो सरकार को स्कूल से मिलती हैं। ठीक है, अब स्कूल तो आप इसलिए बोलोगे कि भाई स्कूल में तो बल्कि सरकार उल्टा देती है। मैं इसे सरकारी स्कूल के माध्यम से बात ना करके आपके प्राइवेट स्कूल से माध्यम करता हूँ, क्योंकि कैपिटल स्पेंडिंग आपकी प्राइवेट भी हो सकती है और गवर्नमेंट भी हो सकती है। अब मान लो सरकार ने कोई कंपनी बना दी, ठीक है, तो कंपनी से तो फायदा होगा ही होगा निश्चित रूप से, है ना, तो वो जो सरकार को वापस मिल रहा है उसे बोलते हैं कैपिटल स्पेंडिंग, यानी सरकार पे कुछ आना चाहिए उसे दे के। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और स्पेंडिंग अगर आप बोलो, इसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोल देते हैं इसे। एक और होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है सरकार के पास कुछ नहीं वापस आएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो भाई ये कोई बंदा है, ठीक है, इसे सरकार ने अपनी एक पेंशन दे दी है ना, पेंशन दी है इसे सरकार ने, ठीक है। अब बताओ ये बूढ़ा आदमी पेंशन के बाद सरकार को क्या देने वाला है वोट के अलावा? वोट इसमें मानते नहीं है, ठीक है। वोट के अलावा ये सरकार को कुछ नहीं देगा, ठीक है। अगर आप एक और चीज़ मान लो ये कोई आप गवर्नमेंट जॉब में आपको सैलरी मिल रही है, भाई आप गवर्नमेंट को क्या देने वाले हो? सैलरी के बदले कुछ देने वाले हो? नहीं देने वाले। आपको गवर्नमेंट मान लो सब्सिडी दे दी है, आप गवर्नमेंट को सब्सिडी देने के बदले क्या देने वाले हो? कुछ देने वाले हो? नहीं देने वाले। अभी आप ये बोल सकते हो सैलरी में तो भाई हम काम करते हैं, वो काम आपका अलग गिना जाएगा, सैलरी आपकी अलग गिनी जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप नई लाइन पर चलना चाहो, एंड जॉब क्रिएशन थ्रू ए वर्चुअस ग्रोथ साइकिल। वर्चुअस ग्रोथ साइकिल के थ्रू इसने जॉब जो है क्रिएशन करनी है, ठीक है भाई। कीपिंग एन आई ऑन फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ का मतलब है आपके पास रुपए कितने हैं, आपको रुपए की हेल्थ बनानी है, यानी कि रुपया है ना, ठीक है, उसका एक्सपेंडिचर बहुत ध्यान से करना है, कितना आया कितना गया। बजट जो है आपको सबको पता ही है 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में पेश किया गया है। इसमें एक टर्म आया है अमृतकाल। अमृतकाल का मतलब क्या है? अमृतकाल का मतलब है भाई इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि भाई उसमें जो आपका सबसे पिछड़ा सेक्शन है, सबसे लास्ट वाला आदमी जो खड़ा है लाइन में, उसको भी आप इंक्लूजन करो, उसके भी ग्रोथ का इंक्लूजन करो। अभी हमने टर्म पढ़ा था फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सकता है उसका, है ना, इस हर टाइप में उसका इंक्लूजन होना चाहिए। बजट में तो हम फाइनेंशियल इंक्लूजन ही बोलेंगे स्पेशली, ठीक है। अमृतकाल के लिए पीएम गति शक्ति भी योजना जो है वो इस पर फोकस दिया गया है। अभी हम इसे डिस्कस कर लेंगे पीएम गति शक्ति क्या होती है, तो अभी हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप इसके बाद बात करो तो देखो बिगिनिंग हर 90 मिनट स्पीच दी थी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले बोला भाई जो भी कोरोना में फंस गए हैं, ठीक है, कोरोना में इकोनॉमिक हेल्थ हुई है उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी हैं, इस टाइप का उन्होंने बोला है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने टैक्स प्रपोजल से पहले एक महाभारत का उदाहरण दिया जिसमें बोला कि राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा का ध्यान रखे, धर्म के अनुसार चले, ये राजा का धर्म है, ठीक है। इसके बाद आप देख लीजिए सैलरी और मिडिल क्लास हाउ एवर गेट नो डायरेक्ट टैक्स रिलीफ। जो सैलरीड यानी आपको अगर सैलरी मिलती है या आप मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास यहाँ वो नहीं होता जो साइकिल पे चलते हैं। मिडिल क्लास का मतलब वो होता है कि आपकी इनकम 10-15 लाख रुपए पर साल है, इनकम है ना, ठीक है, इनकम समझना, इनकम है ना, यानी कि खर्च कर करा के इतना आप बचा लेते हो, ठीक है। तो इसे कहीं ना कहीं मिडिल क्लास असलियत में वो माना गया। हालांकि मैं आपको बता दूं टैक्स स्ट्रक्चर अगर आप एक बार देखना चाहो तो टैक्स स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो अप टू 2.5 लाख, यानी अगर किसी की 2.5 लाख इनकम पर साल है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, ठीक है। अगर आप उससे ऊपर बात करो, अगर आपकी इनकम 2.5 से 5 लाख है, इनकम की बात कर रहा हूँ ध्यान रखना, तो आपको टैक्स देना पड़ता है 5%, ठीक है, इनकम का 5%। अगर आपकी इनकम 5 से 7.5% है, टैक्स देना पड़ता है आपको 10%। अगर आपकी इनकम 7.5 से 10%, 10 लाख है, टैक्स देना पड़ता है 15%। इनकम 10 से 12.5 लाख, टैक्स देना पड़ता है 20%। और इनकम 12.5 से 15, टैक्स देना पड़ता है 25%, टैक्स देना पड़ता है 25%। और भैया अगर आप 15% से ज़्यादा कमा रहे हो, 15 लाख से ज़्यादा कमा रहे हो, तो टैक्स देना पड़ेगा आपको 30% ऑन द इनकम। ये होता है टैक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें हालांकि कोई कटौती नहीं की है। कटौती कैसे हो सकती थी? मान लो जैसे 2.5 लाख तक नील है, ठीक है, 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, तो ये ऐसा हो सकता था कि आप 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं दोगे, ठीक है। ये ऐसा इस टाइप का हो सकता था, लेकिन गवर्नमेंट ने किया नहीं है ना। क्यों? पब्लिक क्यों चाह रही थी इसे? क्योंकि देखो जो कोरोना हुआ था उसमें इन्फ्लेशन, आप मैं एक इन्फ्लेशन बता दूं आपको, इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है इंक्रीज इन द प्राइस, यानी किसी भी चीज़ के रेट बढ़ने को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन कैसे हो सकता है? आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब मैं इसमें बताता हूँ टैक्स के संदर्भ में, ठीक है। इन्फ्लेशन ऐसे होता है, मान लो भाई आपके पास पैसा तो 10 रुपये है, ठीक है, आपके पास 10 रुपये है ना, और यहाँ एक सामान बिक रहा है 9 रुपये में, ठीक है, 9 रुपये में, और उसके सामान जो है उसके खरीदार हैं, सामान जो है वो तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सामान तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि मान लो 500 आइटम है सामान के, और ख़रीदने वाले कुल कितने 100 लोग हैं, ठीक है, खरीदने वाले कितने हैं 100 लोग हैं, तो 100 लोग तो इसे खरीद लेंगे, ठीक है, लेकिन बाकी के जो 400 लोग बचे वो तो इसे नहीं खरीद पाएंगे ना। तो यानी इन्फ्लेशन इस टाइप में होता है कि जो सामान है वो तो बहुत ज़्यादा है लेकिन पब्लिक के पास पैसा ही नहीं है, ठीक है।
दूसरा एग्जाम्पल ले लो, मान लो सामान एक 9 रुपये में मिल रहा है, ठीक है, सामान तो कुल एक है ना, और पब्लिक के पास हर एक के पास 15-15 रुपये, खरीदने वाले हैं 100, सामान है एक, तो भाई जो 9 रुपये वाला सामान है वो भी तो महंगा हो जाएगा जब पता है उसे जो बेचने वाला, अच्छा 100 बंदे खरीद रहे हैं, मैं तो भाई से 500 का बेचूंगा, आराम से बोल सकता है। तो इसे भी इन्फ्लेशन बोलते हैं, यानी किसी भी चीज़ से या तो आपके पास पैसे ज़्यादा हो तो प्राइस बढ़े, या सामान ज़्यादा हो तो प्राइस बढ़े, आपके पास पैसे कम हो तो भी उसे इन्फ्लेशन हम बोल देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम ऊपर चलें, है ना, तो कम्स एंड जॉब्स नॉर देयर वाज एनी सिग्निफिकेंटनेस टू इस पर प्राइवेट कंजप्शन, यानी कि प्राइवेट कंजप्शन के लिए भी कोई इन्होंने सिग्निफिकेंटनेस नहीं दिया है, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करो तो गवर्नमेंट ने जो टैक्स है वो हालांकि इंक्रीज नहीं किए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए इन्होंने स्टार्टअप्स, माइक्रो एमएसएमईज जो हैं, ठीक है, उनके लिए इन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए टैक्स रिलीफ में छूट दी है। इसे हम आगे डिस्कस करते रहेंगे जैसे जैसे ये आगे चलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप अगले पॉइंट पर चलना चाहोगे तो अब आपको मैं बता दूं, देखो एमएसएमईज क्या होते हैं। एमएसएमईज जो है वो उनकी स्ट्रक्चर के आधार पर डिफाइन होते हैं। जैसे माइक्रो की जो होती है लगभग शायद 10 करोड़ से जो कम है वो तो नई डेफिनेशन आई है, ये 10 करोड़ और लेस देन 50 करोड़, यानी 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 50 करोड़ एनुअल जो है वो होना चाहिए, एनुअल ग्रोथ होनी चाहिए। स्मॉल में लेस देन 20 करोड़ होना चाहिए, लेस देन 100 करोड़ होना चाहिए। एक बार इन्हें देख लेना, है ना, जो मुझे यही ध्यान आ रहा है अभी फिलहाल, इसमें शायद 50 करोड़ है, फिर ये 250 करोड़ है, ठीक है। तो इस टाइप की जो होती हैं ये 50 करोड़ इतने आप इन्वेस्ट करोगे तो इतना आपकी एनुअल रिटर्न होनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं हम एमएसएमई, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करना चाहो तो इसमें कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विस, देखो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विस क्या होती है। कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विस होती है जैसे आपका हॉस्पिटल हो गया, यानी कि जहाँ लोग आपसे जुड़ते हों, ठीक है, आपसे टच होते हों, है ना। आपका होटल हो गया, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विस, ठीक है। इसके बाद अगर आप एक नई आगे चलो, ठीक है, हॉस्पिटलिटी एल्सो लैंग्वेज अंडर 2019-20 लेवल डिड गेट ए हेल्पिंग लैंड विद, इसमें जो कॉन्टैक्ट सर्विस है उसके लिए 4.5 लाख करोड़ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम दी गई है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम अब आप पूछोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम क्या होती है कि आपको 100% गारंटी कवरेज देगी, 100% गारंटी कवरेज देगी कौन, गवर्नमेंट, ठीक है। किस लिए कि भाई ये जो कंपनी है इसे इसकी जो इनकम है इसका 20% तक का लोन दे दो, यानी जो इसका इन्वेस्टमेंट है उसके 20% तक का लोन इसे दे दो, ठीक है। तो लोन मिल जाएगा आपको जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उसके 20% तक, यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम होती है, आपको लोन मिल जाएगा, गारंटी कौन देगी, गवर्नमेंट देगी, बस आप रजिस्टर्ड कंपनी होने चाहिए। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करो तो जो मिनिस्टर कंसिडर्ड दैट जॉब्स हैड बीन अफेक्टेड, बिल्कुल जॉब्स जो है वो अफेक्टेड हुई हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इनको हेल्प करेंगे। इसके बाद इन्होंने एक लाइन दी है बहुत अच्छी, और ये लाइन है आपकी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये दी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर 14 सेक्टर्स एलोन हैव द पोटेंशियल, या मैं आपको मतलब 60 लाख नई जॉब बना देंगे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स जो है। मैं आपको बता दूं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव क्या होता है, इसका मतलब होता है PLI से शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। इसका मतलब होता है कि आपको इंक्रीज करना है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर, यानी कि आपके देश में जो बन रहा है वो मैन्युफैक्चर आपको इंक्रीज करना है। ये कंपनीज को इंसेंटिव देती है, कंपनीज को इंसेंटिव यानी कुछ फ़ायदा देती है किस चीज़ पे, आप अगर कोई चीज़ सेल कर रहे हो, कोई चीज़ मतलब इसी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर की सेल्स कर रहे हो किसी भी चीज़ का, आपको जो गवर्नमेंट है वो आपको टैक्स रिबेट देती है, यानी टैक्स में थोड़ा सा फ़ायदा दे देती है कि चलो आप 10% नहीं आप 8% दे दो, ठीक है। आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे जो ड्यूटीज़ लगती हैं, जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है उसमें छूट दे देती है कि अच्छा तुम एक्सपोर्ट कर दो, चलो थोड़ी सी छूट है, तुम्हें इम्पोर्ट ये सामान बनाना है, चलो इसके लिए थोड़ी सी छूट ले लो, ठीक है। आपको मान लो नई कंपनी बनानी है तो आपको लैंड एक्विजिशन में थोड़ा सा फ़ायदा दे देगी, है ना। गवर्नमेंट जैसे किसान से बोल देगी चलो भाई ज़मीन खाली करो, यहाँ ये वाली कंपनी बनेगी, ठीक है। इस आधार पे ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव होता है, यानी कि आपको डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर इंक्रीज करना है, ठीक है। इसके बाद अगर आप सम ओमिशंस देख लीजिए क्या क्या है। कंटिन्यूएशन ऑफ स्ट्रेटजी अडेप्टेड लास्ट ईयर टू लिफ्ट इकोनॉमी फ्रॉम कोविड, लास्ट ईयर भी इन्होंने कोविड से इकोनॉमी को लिफ्ट करने की बात करी थी, ठीक है। इसके बाद मोदी जी को बाद में देखेंगे, राहुल गांधी को भी बाद में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलें तो विद सेवरल अनाउंस्ड प्रीवियसली विद फ्रेश आउटलेज
इसमें कुछ नहीं है। फॉर इंस्टेंस ए फ्रेश पुश वाज मेड ऑन क्रिएटिंग, एक देखो नई चीज बनाई है इन्होंने, क्रिएटिंग लाइवेबल सिटीज। लाइवेबल सिटीज ये था, लाइवेबल सिटीज। मैं आपको बता दूं लाइवेबल सिटीज क्या होते हैं। लाइवेबल सिटीज होता है ईज, ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो गवर्नमेंट रिलीज करती है, उसके आधार पर जिन शहरों की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है, जिन शहर की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है, उसमें भाई आप किस तरह से रह रहे हो, आपको खाने को है नहीं है, पीने को पानी है नहीं है, रहने को घर है नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें जो होती हैं लाइवेबल सिटीज़ में होती हैं, और ये सरकार चाहती है लाइवेबल सिटीज़ बढ़ें, यानी कि जो पब्लिक की सुविधा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। इसके बाद अगर आप अगर आगे की बात करते हैं हम फिर, सेपरेटली विदाउट मेंशनिंग बॉर्डर विद चाइना, द बजट प्रोमिस्ड ए कन्वर्जेंस ऑन एग्जिस्टिंग बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू बेटर फिजिकल एंड डिजिटल कनेक्टिविटी टू विलेज विद स्पार्स पॉपुलेशन इन नॉर्थर्न बॉर्डर, यानी कि नॉर्थर्न बॉर्डर पे है ना। हालांकि इन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया है, लेकिन उद्देश्य इनका वही है कि वहाँ के जो गांव हैं, वहाँ का जो रोड है, वहाँ के हर तरह का चहुमुखी विकास हमारा करना कर्तव्य रहेगा, ऐसा इन्होंने बजट में बोला है। अभी हम बजट के बहुत जो टर्म्स होते हैं उन्हें डिस्कस करते रहेंगे जैसे साथ साथ आ रहे हैं, ठीक है। आज मैं आपको पूरा बजट एक तरह से समझा रहा हूँ, पूरे टर्म्स समझा रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे जहाँ तक है कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पॉइंट पर चलें तो ये देखिए, कैपिटल स्पेंडिंग नीडेड टू सस्पेंड। कैपिटल स्पेंडिंग मैंने बार बार बता दिया, आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी बना रहे हो उसे हम कैपिटल स्पेंडिंग बोलते हैं। ये देख लीजिए सेंटर का जो प्लान है, अब इसने 7.5 लाख करोड़, इसका जो प्लान है भाई, इस बार हम कैपिटल एक्सपेंडिचर जो करेंगे वो 7.5 लाख करोड़ करेंगे 2022-23 में, ये इसका प्लान है। पिछले साल से लगभग 2.2 गुना इन्होंने इंक्रीज कर दिया है 2019-20 की अपेक्षा, ठीक है। इसके बाद देखो इन्होंने 50 ईयर लोन फॉर स्टेट दिया है। अब मान लो भाई यूपी है, ठीक है, यूपी को जो सेंट्रल लोन देगा वो 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री, यानी कोई ब्याज नहीं होगा उस पर, ठीक है। तो इससे फेडरल स्ट्रक्चर भी सुधरेगा, यानी कि स्टेट और सेंट्रल के रिलेशन बहुत अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। कितना लोन देने वाले हैं ये 10,000 करोड़ विंडो अनाउंस्ड हुई है 2021-22 के लिए, ठीक है। तो ये 15,000 करोड़ सीएम ने रिक्वेस्ट की थी, है ना। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पॉइंट पे चलो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एक्सपेक्टेड शॉर्टली विच में वेल ट्रांसलेट इनटू ए लोअर फिजिकल डेफिसिट। देखो LIC मान रहे हैं कि ये घाटे में चल रही है, हालांकि चल नहीं थी। इसमें 3-4 चीज़ें आएंगी। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है ना, एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है, और इसके बाद आता है एक स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। अगर आपको ये चारों चीज़ सही से समझनी है तो मेरी एक वीडियो है, आप उसे देख लीजिएगा, एसेट ऑफ मोनेटाइजेशन के नाम से, बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूँ। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, देखो आपका जो 100% कंपनी का ऑनर होता है वो कोई प्राइवेट कंपनी जिसको भी देते हैं उसको मिल जाती है, गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं रहता, है ना। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप जैसे लगभग आप 49% शेयर तक किसी कंपनी को बेच देते हो, उसमें हो जाता है आपका डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। यानी कि आपका कुछ शेयर बेचना, उससे आपको पैसा मिल जाएगा और उस पैसे से आप अपना फिजिकल डेफिसिट, अब आप बोलोगे भाई फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, तो निश्चित रूप से मैं आपको फिजिकल डेफिसिट बता देता हूँ। देखो फिजिकल डेफिसिट होने का मतलब होता है कि आपने जितना इस साल में कमाया, यानी कि जितना आपके पास आया और जितना आपने स्पेंड किया, ठीक है, जितना आपने खर्चा किया, उन दोनों का डिफरेंस फिजिकल डेफिसिट होता है। इसका अगर डेफिसिट है तो डेफिसिट का मतलब है कि आपने खर्चा ज़्यादा कर दिया है, कमाया कम है, ठीक है। ये होता है डेफिसिट का मतलब। एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको डेफिसिट का। मान लो आपकी सैलरी इनकम जो मंथली इनकम है वो 10,000 रुपये है और आपका मंथली खर्चा है वो 15,000 रुपये है, ठीक है। तो जो आपका फिजिकल डेफिसिट हो गया वो 5,000 रुपये का हो गया। 5,000 रुपये का क्या हो गया, आपका डेफिसिट हो गया, ठीक है। ये लोअर फिजिकल डेफिसिट जो है हम यहाँ पे बता चुके हैं अब आपको, ठीक है, समझ आ गया होगा। इसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट, मैंने बोला आप एक बार वीडियो जरूर देख लेना। कुछ डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट जो अपने शेयर कुछ बेच देती है और उसके बाद ऑनरशिप उस पर दूसरी कंपनी पर चली जाती है, अगर गवर्नमेंट 51% से कम बेचती है तो, ठीक है। कम बेचती है तो गवर्नमेंट पे रहती है, ज़्यादा बेचती है तो दूसरी कंपनी पर चली जाती है ना। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पॉइंट पर बात करना चाहो तो मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज रिएक्ट विद कॉशन टू बजट
मैथ दैट पैक्स फिजिकल डेफिसिट, इसने बोला है जो फिजिकल डेफिसिट, ये मूडी एक कंपनी है जो आगे का आपकी फ्यूचर बताती है, इकोनॉमी फ्यूचर, कि भैया जो फिजिकल डेफिसिट है वो हमारा 6.4% रहने वाला है। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बाद अगर हम नई टर्म्स पे चलें तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पे आ जाते हैं ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है आप कोई भी रोड बनाओ, कोई भी नई ट्रेन बनाओ। नई ट्रेन बनने वाली है वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन जो है वो भाई आप समझ लो 2019 में स्टार्ट हुई थी। 2019 में हाई सेमी स्पीड ट्रेन है ये। ठीक है, ये वंदे भारत ट्रेन है ना। इनमें बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती है खाने पीने की और रहने सहने की। आप रात को सो जाओ, ठीक है, बस, है ना। तो ये सुविधाएं हैं। ठीक है, इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है आप रोड, रेलवे या हाईवेज, यानी कुछ भी जो बना दो, नए स्कूल, नए कॉलेज, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, नए हॉस्पिटल, नई बिल्डिंग, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। बात कर लेते हैं डिजिटल करेंसी क्या होती है। मैं बताता हूँ आपको डिजिटल करेंसी क्या होती है। ये देखो, लीगल टेंडर होता है। डिजिटल करेंसी जो होती है लीगल इश्यू बाई आरबीआई। आरबीआई बोलेगा कि हाँ भाई ये एक करेंसी इशू कर रहे हैं, हम ये लीगल है। आपको मैं बहुत एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप फ़ोन पे चलाते हो, ठीक है, आप फ़ोन पे चलाते हो तो आपके अकाउंट में जो रुपए होते हैं उन्हें आप ऑनलाइन ही ट्रांसफर करते रहते हो। भाई तू दे दे, तू दे दे, तू दे दे, है ना। मेरे अकाउंट में रुपए नहीं है, बैंक नहीं जाता, तू 500 रुपये डाल दे, कैश ले लियो मुझसे। तो वो आपको कैश ना देना पड़े, खाली ऑनलाइन सब काम हो जाए। ठीक है, ऑनलाइन सब काम हो जाए, उसे हम बोलते हैं डिजिटल करेंसी, है ना। चाइना ने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर लिया। चाइना की डिजिटल करेंसी जो है वो डिजिटल युआन है। डिजिटल युआन, या दूसरा नाम है इसका ECNY। ठीक है, ये चाइना की डिजिटल करेंसी। अपनी भी डिजिटल करेंसी आने वाली है ना। ये जो यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आपको बता देता हूँ कैसी होती है। देखो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, मान लो ये भाई रुपए थे, ये आपकी करेंसी थी, ये आपने इस वाले बंदे को दे दी, इस वाले बंदे ने इसको दे दी, इस वाले बंदे ने इसको दे दी, इस वाले बंदे ने इसको दे दी। आप नई चीज़ तो इसमें ऐड कर सकते हो, है ना। अगर मान लो कोई आपका डाटा देखेगा कि आप चाहो कि भाई इसे हमने दी, ये वाली बात डिलीट हो जाए, यानी हिस्ट्री जो है वो डिलीट हो जाए, तो इसमें हिस्ट्री आप डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, ये होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसमें एक नाम सुना होगा क्रिप्टो करेंसी, वो भी इसी का पार्ट है, लेकिन हम जो क्रिप्टो करेंसी यूज नहीं करेंगे। शायद जो आरबीआई है वो कोई अपनी नई करेंसी लॉन्च करेगा, ऐसा इन्होंने बोला है 2022-23 में। कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बता चुका हूँ बार बार कि भाई जो सरकार खर्चा करती है एसेट्स बनाने में, जिनसे सरकार को कुछ फ़ायदा हो, वापस रिटर्न हो, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये 35.4% है। 5.5 लाख से ये 7.50 लाख करोड़ करने की कोशिश है 2022-23 में। ठीक है, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं। इसके बाद अगर आप देखो तो FM जो है वो भाई, इसके बाद FM मूड्स टैक्स ऑन वर्चुअल एसेट्स, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने वर्चुअल एसेट्स पे भी बोला है कि हम टैक्स से लगाएंगे। ठीक है, अगर आप इसकी बात करना चाहो तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ऑन ट्यूसडे प्रपोज 30% टैक्स लगेगा जो भी आपकी वर्चुअल डिजिटल एसेट से इनकम हो रही है। ठीक है, एक इसमें टर्म आया है नॉन फंजाइबल टोकन्स। मैं इसको आपको बता देता हूँ। नॉन फंजाइबल टोकन्स क्या होता है? देखिए, दो टाइप के टोकन्स होते हैं। एक तो फंजाइबल, FUNGIBL फंजाइबल, और एक होता है नॉन फंजाइबल। फंजाइबल टोकन आपको मैं बता देता हूँ कैसा होता है। फंजाइबल टोकन होता है, मान लो आपके पास रुपए हैं, ठीक है, रुपए हैं, ठीक है, आपके पास पैसे हैं, जो भी है ना, वो तो होता है फंजाइबल टोकन, यानी कि जिसको आप वैल्यू हो जिसकी, जैसे 1 रुपया है तो वो फंजाइबल टोकन है। ठीक है, अब आपके पास मान लो एक डाटा है, डाटा हैंडलिंग है बहुत बड़ी, है ना, किसी स्कूल की डाटा हैंडलिंग आपके पास आ गई, तो वो नॉन फंजाइबल टोकन होता है। ये डाटा हैंडलिंग आपकी बिक तो सकती है लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 500 रुपये की 1000 रुपये की है। ठीक है, तो ये डाटा हो गया, जो पेशेंट का डाटा है, एकेडमिक डाटा, बच्चों का डाटा, ये सब टाइप के डाटा जो होते हैं जिसमें आपको फ़ोन नंबर होता है, मतलब पर्सनल डिटेल्स भी होती हैं, उस टाइप का डाटा बिकता है ना। अगर आपको ध्यान हो तो कभी कभी आपको ऐसे ही फ़ोन आ जाते हैं, आप पूछते हो कि भाई इस वाली पार्टी को हमारा नंबर कहाँ से मिल गया, तो वो डाटा जो बिकता है ना आपका, वो होता है नॉन फंजाइबल टोकन्स। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर इसके बाद आप बात करो तो हैज़ इम्पेरेटिव टू प्रोवाइड फॉर स्पेसिफिक टैक्स रिजाइम, मेरे हिसाब से इसमें कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने फिक्स 30% रेट जो है वो इंश्योर कर दिया है। इतना हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। और बताइए यहाँ तक कुछ डिस्कस करना हो तो ये पेज नंबर अलग अलग आएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप नीचे चलना चाहो थोड़ा सा, 5G सर्विसेज टू रोल आउट इन फाइनेंशियल ईयर 23 सीतारमण ने बोला है। ठीक है, सबसे पहले आप भाई ये पूछ लो 5G सर्विसेज क्या होती है। देखो मैं आपको बता दूं, 5G सर्विसेज जो होती है वो स्पेक्ट्रम के आधार पर चलती है। अब आप ये पूछोगे स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम जो होता है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने
टेलीकॉम स्पेक्ट्रम, ये दिया हुआ वर्ल्ड ऑक्सन टेलीकॉम स्पेक्ट्रम, ठीक है। टेलीकॉम स्पेक्ट्रम का मतलब है आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होती हैं। अगर कभी आपने एफएम सुना हो, ठीक है, एफएम सुना हो, तो वो बोलता है कि भाई ये 92.7 पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी समाचार, है ना। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि वो जहाँ से बोल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी 92.7 मेगा हर्ट्ज पे मैच हो चुकी है, या हर्ट्ज पे 92.7 हर्ट्ज पे मैच हो चुकी है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मैचिंग होना, उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम। जो 5G का स्पेक्ट्रम है इंडिया में वो टेस्ट हो चुका है, एयरटेल कंपनी ने टेस्ट करा है, और वो है 700 मेगा हर्ट्ज इन इंडिया। बोलो यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया स्पेक्ट्रम। 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है। 5G टेक्नोलॉजी का जो इशू है मैं वो आपको बता देता हूँ। इसकी जो एरोप्लेन का जो फ्लैट्स होती हैं उनका भी स्पेक्ट्रम लगभग यही होता है। तो इशू ये आ रहा है कि जो यूके वगैरह है, चाइना वगैरह, उनका कहना है कि भाई कभी कभी हमारी जो 5G टेक्नोलॉजी है कहीं इनसे मैच ना हो जाए, मैच हो जाएगी तो ये जो इनके सर्विसेज में डिस्रप्शन बाधा आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर जो 5G सर्विसेज मोबाइल हैं वो लगभग 2022 तक आपके आने वाले हैं, ठीक है। BSNL जो है वो 44,720 करोड़ जो है वो कमाने वाला है। कैसे कमाएगा? 4G स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन रिस्ट्रक्चर BSNL होगा। यहाँ तक समझ में आ गया नहीं आया? बुकेट्स ब्रिकवेट्स फ्रॉम पोल बाउंड यूपी, CM जो यूपी के, उन्होंने बोला बहुत अच्छा बजट है, ठीक है। जो वो हैं कौन है, यानी कि अखिल ये भारती राकेश टिकैत ने बोला कि हम 0 नंबर देंगे। अखिलेश यादव ने बोला कि बेकार बजट है। तो ये सारी चीज़ें आपस में चलती रहती हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलें। बोलो बोलो अगर यहाँ तक कोई चीज़ें क्लियर नहीं हुई है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पर चलना चाहें तो इसमें थोड़ा सा राहुल गांधी और वो देख लो क्या बोला उन्होंने। द बजट इज फुल ऑफ न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर मोर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मोर ग्रोथ, इन्होंने बोला है। राहुल गांधी ने बोला है मोदी गवर्नमेंट जीरो सम बजट, यानी कि सैलरीड मिडिल क्लास के लिए, पुअर के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, ऐसा इन्होंने बोला है, मैंने नहीं बोला है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चल देते हैं। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अगर इससे भाई अब तो सब्सक्राइब कर दो अगर समझ में आ रहा हो तो, ठीक है। कि एनपी एनालिसिस को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, वीडियो को शेयर करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी है कि आपको आज बजट समझा के भेजूंगा, चाहे 2 पार्ट में वीडियो लानी पड़े, चाहे 3 पार्ट में वीडियो लानी पड़े, हम पूरा बजट आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये देखो ये किसका न्यूज़ है, व्यू पॉइंट है राजीव दिमरी, है ना। इन्होंने बोला भाई अनचेंज्ड टैक्स स्लैब्स डिसअपॉइंटिंग, यानी कि टैक्स स्लैब जो चेंज नहीं हुए हैं वो हमें डिसअपॉइंट कर रहे हैं। टैक्स स्लैब जो है वो चेंज होने चाहिए थे, कोरोना हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ाया, ऐसे हिसाब से टैक्स स्लैब जो है चेंज होने चाहिए। इन्फ्लेशन आपको समझ आ गया होगा। मुझे नहीं लग रहा कि अब आपको कुछ चीज़ें बतानी हैं इस आर्टिकल में, तो कुछ ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। टैक्स रिलीफ आपको पता है कि आपको टैक्स की छूट मिल जाए, ठीक है। और इसके बाद इसमें जो है कुछ ऐसा नहीं है, अगर मैं देख पा रहा हूँ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर इसके बाद आप थोड़ी सी बात करो, इसके नीचे देखो, सिमिलरली टू अवेलेबल कंसेशनल 15% न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। हाँ, इसमें एक चीज़ दिया है इन्होंने, यहाँ पे ये चीज़ देख लो आप, सिमिलरली टू अवेल द कंसेशनल 15% टैक्स रेट, यानी कि ये बोल रहे हैं कि भाई जो नई कंपनी उनके लिए 15% टैक्स रेट है, ठीक है। वो 31 मार्च 2023 तक था पहले, अब 31 मार्च 2024 तक हो जाएगा। ये उनको छूट दी है, लेकिन डायरेक्ट छूट कुछ भी नहीं दी है। इसे हम डिस्कस कर लेंगे भी, स्टार्टअप इंडिया में कैसे छूट दी है, हर जगह कैसे छूट दी है, इसे हम पूरे को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये 30% वाली बात हमने डिस्कस कर ही ली है ना। इसके बाद आप बात करो FM रिटर्न्स टैक्स स्लैब अलाउज अपडेट रिटर्न्स, है ना। अब देखो इन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की है और वो स्कीम है अपडेटेड रिटर्न, ये रही यहाँ पे, द सी इंट्रोड्यूस्ड अपडेटेड रिटर्न। इसका मतलब क्या है कि भाई आप फाइनेंशियल ईयर के 2 साल तक अगर आपको लगता है नहीं ये वाला पैसा हमने छुपा लिया, तो आप वो वाला पैसा गवर्नमेंट को जाके बता दो कि गवर्नमेंट हम पे ये वाला पैसा है, आप इसे ले लो हमसे, इस पर टैक्स लगा लो, ठीक है। तो ये अपडेटेड रिटर्न के लिए दिया है। पिछली साल इन्होंने एक स्कीम दी थी विवाद से विश्वास, अगर आपको पता हो तो। विवाद से विश्वास ये टैक्स स्ट्रक्चर को डेली मतलब इम्प्रूव कर रहे हैं कि पब्लिक को भी आसानी हो टैक्स देने में, हमको आसानी हो टैक्स लेने में, पब्लिक डरे ना, पब्लिक टैक्स की ब्लैकिंग ना करे, ठीक है। ये ऐसा इन्होंने चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर जो फाइल्ड है वो 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, 2 साल में आप इस काम को कर सकते हो, ठीक है।
और इसके हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि आपको लास्ट डेट जो है वो है कमेंसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन अंडर सेक्शन 115 AB फ्रॉम बाय 1 ईयर फ्रॉम मार्च 31 2023 से 2024 तक। ठीक है, इसके बाद अगर आप कुछ इसमें देखना चाहो तो आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं जो आपके पेपर पर्पज से कुछ इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, इसके बाद अगर आप नए चीज़ पर चलना चाहो, इसे देख लेते हैं। ड्यूटी ट्वीक्स टू इस पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर। इस ड्यूटी का मतलब होता है यानी ड्यूटी जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी ने हम डिस्कस कर लेंगे। कस्टम ड्यूटी अभी आपको मैंने बताया नहीं बताया, अगर नहीं बताया तो मैं बता दूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हैज़ बीन ग्रोइंग रैपिडली, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर जो है वो रैपिडली ग्रोइंग कर रहा है, निश्चित रूप से हमें पता ही पता है। ठीक है, और अगर आप इसमें आगे की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट मीटर भी आएंगे और मोबाइल कैमरा वगैरह के लिए ये पूरा जो सुविधा उपलब्ध कर रहे हैं। अब तो चाइना से जो जैसी चाइना में चिप बनती थी हमारे यहाँ भी चिप बनेंगी। ठीक है, ऐसी चिप बनेंगी इंडिया में। और अगर आप इसमें कुछ बात करो तो इसमें मुझे नहीं लग रहा कि आपके लिए कुछ है। ठीक है, टैक्स स्लैब्स अनचेंज्ड, भाई बार बार बता दिया, कितनी बार बताएगा ये। बजट एक्सटेंड्स मोर शॉप्स फॉर IFSC। अब अगर इसमें देखो एक नाम दिया गया है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, है ना, IAC, टू बी सेट अप इन गिफ्ट सिटी। मैं आपको पहले बता दूं गिफ्ट सिटी क्या होता है। देखो जो गिफ्ट सिटी होता है, गिफ्ट सिटी का मतलब है गुजरात इंटरनेशनल, गिफ्ट का मतलब देख लेते हैं हम, गुजरात इंटरनेशनल, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। मैं बता देता हूँ अभी क्या होता है फाइनेंस टेक सिटी। देखो यहाँ पे ना आपके बड़ी बड़ी कंपनी जाएंगी, फॉरेन से कंपनी जाएंगी। ठीक है, उनको आप कुछ टैक्स में रिबेट दोगे। ठीक है, वो आपके वहाँ पे आके नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगी। ठीक है, नई नई मतलब हर क्षेत्र में, चाहे वो सर्विस क्षेत्र में हो, सर्विस सेक्टर को इम्प्रूव करेंगी आपके को। ठीक है, आपके जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगी। ठीक है, तो यानी कि गिफ्ट सिटी जो है एक टाइप का मेगा सिटी है जिसमें बहुत सारी सुविधाएं जो फॉरेन कंपनी जाके हैं वो नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगी। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि भाई आपका जो सिटी है या जो आपका सेंटर है, ठीक है, वो एक डेवलपमेंट में हो जाएगा। इसमें देखो टैक्स इंसेंटिव्स होंगे टू प्रमोट वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज, जैसे शिप लीजिंग हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, है ना, ये जितनी भी टाइप की एक्टिविटीज हैं इनको आप पर टैक्स इंसेंटिव का मतलब होता है आपको टैक्स में छूट मिलेगी या आपको टैक्स जो है लेने के बाद वापस मिल जाएगा। ठीक है, इसमें देखो ये आता है इट हैज अलाउड वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मैनेजर में, फिनटेक में, साइंस टेक्नोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, ये आपको नए नए यूनिवर्सिटीज़, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, अगर इसके बाद बात करो तो इसमें जो एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर विल बी सेट अप इन गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी में मान लो आपको कोई लफड़ा हो गया भाई किसी कंपनी का, फॉरेन कंपनी आई बोली यार हमसे तो इसने 30% का बोल दिया, आप तो ये 10% ही दे दें, मान लो रूल चेंज हो गया, तो जो उसका आर्बिट्रेशन मध्यस्थता सेंटर है वो आपका गिफ्ट सिटी में ही बन जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको गिफ्ट सिटी भी समझ आ गया होगा। गिफ्ट सिटी में आने की बहुत सारी सुविधाएं आपको एक साथ देनी है, एक जगह देनी है, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देनी है, यानी कि विश्व स्तर की सुविधा आपको देनी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटीज गेट टैक्स सरचार्ज रिलीफ। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपको पता हो तो आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 में है ना, हमको दे रखा है, शायद क्लॉज C या D में है ये, कि जो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें उनके लिए टैक्स रिलीफ मिल जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मतलब होता है कि आप मान लो 10 लोग मिल गए हो। ठीक है, तो आप 10 लोग मिलकर एक सोसाइटी बनाओ, एक यानी कि बैंक टाइप कुछ बनाओ, और उसमें 10 ने मिला दिया, फिर एक को लोन दे दो, फिर वो लोन किसी और को दे दो। ठीक है, तो इसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज बोलते हैं, है ना। ये देखो आप एक चीज़ समझ लेना यहाँ पे, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में नहीं है, यानी हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, इसके बाद आप बात करो टैक्स इंसेंटिव्स टू स्टार्टअप्स एक्सटेंडेड फॉर ए 1 ईयर, यानी हमें टैक्स इंसेंटिव मिले स्टार्टअप करने के लिए जो 1 साल तक बढ़ गया है, जो अभी तक 2022 तक था, अब वो 2023 तक होगा। ठीक है, टैक्स स्टार्टअप मैं बता दूं आपको स्टार्टअप कैसे होता है। मान लो भाई आपको ये देखो स्टार्टअप, आपको ध्यान हो तो मुद्रा योजना लॉन्च हुई थी, है ना, एक स्टैंड अप इंडिया लॉन्च हुई थी, स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, और एक स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुई थी, स्टार्टअप इंडिया, यार जीव घट गई, कौन गाली दे रहा है इतनी। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुई थी, है ना। तो ये जो सारी स्कीम्स लॉन्च हुई थी ये हुई थी भाई अगर आपके पास पैसा है तो आओ,
है ना, इन्वेस्ट करो, आओ कभी हवेली पे इन्वेस्ट करने, ठीक है। तो ये स्कीम्स सारी इसलिए लॉन्च हुई थी। अब इस स्कीम्स का मतलब क्या है कि मान लो आपने स्टार्टअप किया तो भाई आपको टैक्स में हम थोड़ी सी छूट दे देंगे, ठीक है। आपको हम जो एलिजिबल स्टार्टअप हैं उनके लिए हम थोड़ा सा लोन दे देंगे, जैसे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में होता था, ये लिख रहा ऑफरिंग टैक्स इंसेंटिव्स टू मोर एंटरप्रेन्योर्स इन कंट्री। जो भी उद्यमी हैं आपके देश में उनको आप टैक्स इंसेंटिव दोगे अगर आप एलिजिबल स्टार्टअप करने वाले हो, ठीक है। ऐसा सीतारमण जी ने बोला है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आप इसके बाद और कुछ बात करो तो ये एक ईयर बढ़ा दिया, मैंने आपको बता दिया, पहले 2022 तक छूट मिलने वाली थी, अब वही छूट आपको 2023 तक मिलने वाली है, ठीक है। और अगर देखो आपको कुछ न्यू कैपिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी थीम मिली आपको, जैसे फिनटेक, ड्रोन एज ए सर्विस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल एंड बैटरी स्वैपिंग, ये अभी आपको हम आगे चलते चलते बात करते रहेंगे। इसकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आगे आएंगी, है ना। और इसके बाद चलो आगे चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ तक बोलो समझ आया नहीं आया? यहाँ तक के सारे टर्म मुझे लगता है कि आपको समझ आ गए होंगे। हमने लगभग सारे टर्म डिस्कस कर ही लिए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पेज पे चलना चाहो तो नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं हम, ठीक है। और नेक्स्ट पेज को अगर आप बड़ा भी करोगे फिर हो जा भाई बड़ा, है ना ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करना चाहो तो देखो यहाँ दिया हुआ है इन्होंने, ए कैटलिस्ट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि आप हर एक सेक्शन को साथ लेके चल रहे हो, हर एक सेक्शन का डेवलपमेंट हो रहा है, किसान हो, मजदूर हो, व्यवसायी हो, हर एक सेक्शन का डेवलपमेंट हो रहा है, हर एक बंदे को लग रहा है ये मेरा बजट है, ठीक है। इसके बारे में आप बात करें तो जो बजट है उसने ठीक है, उसने बैलेंस नियर टर्म ग्रोथ इम्पेरेटिव्स विद लॉन्ग टर्म प्रायोरिटीज। लॉन्ग टर्म प्रायोरिटीज बताइए, मैं आपको बता देता हूँ लॉन्ग टर्म कैसे। मान लो आप किसी कोई कैपिटल यानी आपने रोड बनाया, ठीक है, तो भैया लॉन्ग टर्म चलेगा नहीं चलेगा, है ना। तो ये सारी जो है लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी जिन्हें हम बोलते हैं। आप एमएसएमई, आप कोई नया स्टार्टअप कर रहे हो, ठीक है ना, नया स्टार्टअप में आपको टैक्स इंसेंटिव मिल रहा है, तो भाई आपको तो छूट मिलने वाली है। जो छूट मिलेगी अगर आप इससे नया कुछ बिजनेस शुरू कर पा रहे हो तो आपकी ज़िंदगी सफल हो गई नहीं हो गई, है ना। तो इस चीज़ के ये जो है इसे बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म प्रायोरिटीज़, ठीक है। अब इसके बाद बात करें तो लॉजिस्टिक विया गति शक्ति, इसे हम थोड़ा सा समझ लेंगे। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान को, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, भाई इससे पहले ना मैं जब तक हिंदी नहीं पढ़ी थी, मैंने आज इसकी हिंदी पढ़ी है गति की, पहले मैं इसे घाटी शक्ति मास्टर प्लान बोलता था, ठीक है। तो होता है भाई, चलो, है ना, ये मत सोचना इंग्लिश कमज़ोर है भी, हालांकि इतनी अच्छी भी नहीं है लेकिन फिर भी चलो। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इसमें जो पीएम गति शक्ति का जो एम है वो है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। अब मैं आपको समझा देता हूँ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी क्या होती है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का मतलब है इंटीग्रेटेड, यानी कि आपस में सबसे जुड़ी हुई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की प्लानिंग। आप कोई नया रोड बनाना चाह रहे हो तो आपस में सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं वो इंक्लूड होनी चाहिए। 16 मिनिस्ट्रीज जो इन्होंने इंक्लूड करी हैं इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको एक बहुत अच्छा वाला। आप एक चीज़ समझो भाई, आपको मान लो ये आपका जंगल है, ठीक है, ये आपका इतना एरिया में जंगल है, ठीक है। यहाँ से आपको एक तो रेलवे लाइन ले जानी है, यहाँ से ये रेलवे लाइन ले जानी है, ऐसे ऐसे, है ना, यहाँ से आपको रेलवे लाइन ले जानी है, ठीक है। और यहाँ से बीच में से आपको रोड निकालना है, ठीक है, यहाँ से आपको रोड निकालना है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, ये जंगल है, ठीक है, यहाँ रोड है, ठीक है, यहाँ रेलवे लाइन है। कौन कौन सी मिनिस्ट्री इसमें आ गई? रेलवे मिनिस्ट्री आ गई इसमें, रोड के लिए रोडवेज मिनिस्ट्री आ गई, या जो आप मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे बोलते हो, और जंगल के लिए आपकी फॉरेस्ट मिनिस्ट्री आ गई, है ना। अब 3 मिनिस्ट्री के लिए अगर आप बात करोगे, पहले आप रेलवे लाइन की स्पेशल बात करोगे, भाई हमें यहाँ से ज़मीन दे दो, ज़मीन दे दो। फिर रोड वाले बोलेंगे हमें यहाँ से ज़मीन दे दो, ज़मीन दे दो। जंगल बोलेगा नहीं नहीं मैं नहीं दे रहा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट बोलेगी नहीं नहीं मैं नहीं दे रहा। तो ये जो सारी चीज़ें भी ये सारी एक साथ हो जाएंगी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये सारी तीनों मिलकर एक साथ काम कर लेंगी। तो इसे हम जो है पीएम गति शक्ति प्लान, इसका मतलब क्या होगा, आपकी लैंड एक्विजिशन, यानी आप लैंड जल्दी से, धरती जमीन जो है वो जल्दी से ले सकते हो। आपका जो लॉजिस्टिक यानी जो खर्चा है वो कम हो जाएगा, ठीक है, खर्चा कम हो जाएगा। इसके बाद अगर आप और बात करो तो आपकी क्लियरेंस जो है वो जल्दी से मिल जाएगी आपको, ठीक है। और आप इसके बाद बात करो तो
जो भी आपका क्रॉस सेक्टरल इंटरेक्शन है, क्रॉस सेक्टर इंटरेक्शन, यानी कि भाई इस मिनिस्ट्री से आप तुझे बात करनी है, इससे तुझे बात करनी है, वो सारी बातें एक साथ बैठ के हो जाएंगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। इसमें हालांकि नई नई, ये समझ आ गया पीएम गति शक्ति का मतलब क्या है, यानी सारी मिनिस्ट्रीज को एक साथ मिला के कोई भी काम करना भाई हम एक साथ बैठ के करेंगे। अब तक ये एक साथ नहीं होता था, पहले होता था अगर अच्छा आपको इस वाली मिनिस्ट्री से काम है तो आप यहाँ जाओ, अच्छा ये वाला काम तो वो वाली मिनिस्ट्री करेगी, है ना, अरे नहीं नहीं हमारे काम में थोड़ी आता, ये वाला तो ये मिनिस्ट्री करेगी। ये जो झंझट होता था ना, ये वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये है पीएम गति शक्ति का मास्टर प्लान। इसमें 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेंगे। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आपको बता दूं जैसे कैसा होता है, आपको गाजियाबाद जो एनसीआर है वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में माना जाता है ना। 2 डिफेंस कॉरिडोर बनेंगे। अगर आपने लखनऊ पे ध्यान दिया हो तो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है वहाँ पे, यानी कि आपकी जो मिसाइल वगैरह है, जो आपके हेलीकॉप्टर वगैरह हैं, वो ही उसी जगह पे बनेंगे। इसमें से एक यूपी में बनने वाला है, जैसा कि योगी जी मेरे खुर्जा आए थे, है ना, तो वहाँ पे उन्होंने बोला था कि भाई तोप भी यहीं की होगी, ठीक है, नौजवान भी यहीं का होगा, लेकिन दुश्मन बाहर का होगा। तो जो तोप बनेगी डिफेंस कॉरिडोर में वो अपने यहाँ की होने वाली है, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करना चाहो तो इसमें देखो इन्होंने ये पीएम गति शक्ति हो गया, कहाँ थे हम, फिर यहाँ पे, है ना। इसके बाद ये यहाँ पे थे हम, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करना चाहो, द नेशनल मास्टर प्लान एम्स टू मैसिवली अपग्रेड इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कम्पिटिटिवनेस जो है वो इंडियन इंडस्ट्री की बढ़ेगी अब, क्योंकि आराम से चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। 7 इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक सेक्टर मैंने आपको बता ही दिया। इसमें नई चीज़ जो बजट में इंक्लूड हुई है कि नेशनल हाईवे जो है वो 25,000 किलोमीटर से एक्सपेंड होने वाला है, यानी नेशनल हाईवे जो 25,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा बनेगा। इसका जो गति शक्ति है उसने बोला है कि भाई हम ऐसे करके 60 लाख नई जॉब दे देंगे, यानी कि देखो भाई जब काम जल्दी होगा तो जॉब ज़्यादा मिल जाएंगी, इसमें कोई समझने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। अगर आप इसके बाद बात करो तो मैंने आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर बता ही दिया है, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो फाइनेंस एग्री स्टार्टअप्स, यानी जो स्टार्टअप है, आप चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में करो चाहे किसी क्षेत्र में करो, आपको जो टैक्स इंसेंटिव है वो मिलने वाला ही है। हम बात कर चुके हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्होंने 7.5 ट्रिलियन पे रखा है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप बात करो तो सनराइज सेक्टर्स मैं आपको बता दूंगा भी सनराइज सेक्टर्स कौन से होते हैं। सनराइज सेक्टर जैसे स्पेस सेक्टर हो गया, ठीक है, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया, गेमिंग सेक्टर हो गया, ये आपके सनराइज सेक्टर में आते हैं, जो नए नए सेक्टर में उभर रहे हैं, लेकिन जिनमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारा देश की इकोनॉमी को हम इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। सनराइज सेक्टर चलो मैं यहीं पर बता देता हूँ, ठीक है। तो अब सनराइज सेक्टर में मान लो आप स्पेस सेक्टर है, अगर आपको ध्यान हो तो इकोनॉमिक सर्वे में भी एक नया चैप्टर इंक्लूड किया गया है स्पेस सेक्टर के बारे में, ठीक है। तो सनराइज सेक्टर का मतलब होता है कि आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। सरकार ने इस बार गेमिंग स्ट्रक्चर जो उसमें भी इन्वेस्टमेंट करा है, हालांकि वो आगे आएगा, देख लेंगे वहाँ पे। तो ये चीज़ें जो हैं सनराइज सेक्टर में आती हैं। क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट एक्शन पे भी इन्वेस्टमेंट किया है, इसे भी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखना चाहो तो सेंसेक्स, अच्छा ये हमने कैटलिस्ट की बात हो गई, ठीक है। सेंसेक्स राइज 1.46% ऑन गवर्नमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, भाई जैसे गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान आया सेंसेक्स ऊपर चला गया है, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं, ये है कि सेंसेक्स ऊपर चला गया, बीएसई स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं वो भी ऊपर चले गए। इसे थोड़ा सा समझ लो, ये थोड़ी सी यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट बात दे दी है। फर्म्स एग्जिस्ट प्रोसेस टू गेट सॉल्टर, यानी कि जो फर्म है उनका जो प्रोसेस है निकलने का, बाहर निकलने का। देखो मैं आपको बता दूं पहले क्या होता था, मान लो ये कोई कंपनी है आपकी, ठीक है भाई, इस कंपनी पे हो गया 10 करोड़ का लोन, इस कंपनी पे हो गया 10 करोड़ का लोन। अब ये कंपनी बोल रहे हैं नहीं यार हम ये वाले बिजनेस छोड़ दें, जाना जिसको लोन चाहिए मेरी इस कंपनी को बेच के ले लो, ठीक है। तो इसका पहले इसमें जो टाइम लगता था वो लगता था 2 साल, ठीक है, बैंक आता था बहुत सारी, अब जो टाइम लगेगा वो लगेगा 6 महीने, है ना, यानी कि टाइम जो है कम हो गया, अब वो आराम से बाहर निकल सकती है, ऐसा इसमें बोला गया है। प्रोसेस जो है वो उसे सॉर्टर कर दिया गया है, जिसका नाम रखा है इन्होंने सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एसिलेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, ठीक है, यानी कि सी पेस इसका इन्होंने नाम रखा है, बिल्डिंग अप ऑफ कंपनीज, ठीक है गाइस। तो इसके बाद नेसेसरी अमेंडमेंट हो गए। इसके बाद अगर हम नई बात करें, पैनल टू इनेबल कॉन्टैक्ट बिटवीन बीसीज पीईसीज अथॉरिटी, अगर यहाँ पे 2 टर्म दिए इन्होंने, अगर आपको देख रहे हो तो बीसीज और पीईस वर्चुअल कैपिटल और प्राइवेट इक्विटीज, है ना,
वेंचर कैपिटल होती है असलियत में, ये वर्चुअल नहीं, सॉरी, है ना। तो मैं इसे डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ थोड़ा सा। वेंचर कैपिटल क्या होता है, प्राइवेट इक्विटीज क्या होती है। तो देखो जो वेंचर कैपिटल होता है, वेंचर कैपिटल मान लो, ठीक है, आपने कोई नई कंपनी स्टार्ट की, तो उसमें कोई और दूसरा बंदा बोल रहा है यार इसका मतलब ये कंपनी चल सकती है, ठीक है, तो भाई चल चल मैं तुझे थोड़ा सा लोन दे दूंगा या मैं तुझे थोड़ा सा पैसा दे दूंगा, है ना, और तू बस जो है इस काम को कर, शुरू कर, मैं तेरे साथ हूँ, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। तो वो जो स्मॉल बिजनेस और स्टार्टअप कंपनीज को चलाने के लिए जो इन्वेस्टर पैसा देता है उसे हम बोलते हैं वेंचर कैपिटल, है ना। उसमें तो पैसा देता है, ठीक है। प्राइवेट इक्विटीज में क्या होता है, वो कंपनी को खरीद ही लेता है, सीधे सीधे बोलता है भाई कंपनी आ जा, मेरे पास आ जा, है ना, और खरीदने के बाद उससे रिस्ट्रक्चर कर देता है, यानी कि अपने हिसाब से उसे कंपनी को चलाने लगता है। समझ आ गया होगा वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटीज। देख लेते हैं इसकी क्या न्यूज है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज प्रपोज टू सेट अप एक्सपर्ट कमेटी टू एग्जामिन सजेस्ट मेजर टू बूस्ट, यानी कि कमेटी बनेगी, है ना, वो बताएगी कि आपको वेंचर कैपिटल जो है और ये कैपिटल जो है किस हिसाब से इंक्रीज करने हैं, ठीक है। एम इज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, एम जो है वो फ्रिक्शन रिड्यूस करने का है वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटीज के बीच में। मैं बता दूं, मान लो भाई किसी ने पैसा दिया और वो चाहे कि नहीं नहीं अब तो ये कंपनी पर मेरा ही कब्जा है, मान लो किसी ने ज़्यादा पैसा दे दिया, तो ये चीज़ें फ्रिक्शन जो है इसे रिड्यूस करने की इच्छा इनकी है, ठीक है। ये इसमें जो कंपनीज है, डिपार्टमेंट है, आरबीआई, सेबी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सब काम करेंगी। अगर आपने सेबी टर्म आज पहली बार सुना है तो मैं बता देता हूँ आपको, जो सेबी है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, और ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बाद में एक्ट से बनाई गई। अप्रैल 12 1992 में ये बॉडी एस्टेब्लिश हुई थी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, जो इन्वेस्टर है उसको बचाने का होता है कि भाई इसका पैसा ना डूब जाए, ठीक है। इसका काम होता है कि मार्केट में इश्यूअर लाए कि भाई अच्छा अच्छा तू पैसा देना चाह रहा है, चल मार्केट में, है ना। इसका काम होता है कि मार्केट में इन्वेस्टर लाए, है ना, कि अच्छा इश्यूअर का मतलब जो जिसके यहाँ देना है, इन्वेस्टर मतलब जो देगा, ठीक है। और ये बीच में मीडिएटर भी लाती है। अच्छा तो मैं काम भाई तू देख लियो इनका पैसा दिलवा दियो, तो मीडिएटर का भी सेबी ही संभालता है, ठीक है। मेरे हिसाब से वेंचर कैपिटल और ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, है ना। और ये जो है जो यानी कि कंबाइंड वैल्यू है इंडिया स्टार्टअप्स की, इंडिया स्टार्टअप्स देखो कितनी हाई स्पीड पे ज़्यादा है, $400 बिलियन हो गई है, और ये $1 ट्रिलियन पहुंचने की संभावना है 2025 तक, ठीक है गाइस। तो इसके बाद अगर आप बात करो, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं यहीं पे, है ना। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, इन चीज़ को आप डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर मैं अगले पेज पे चलूँ तो अगले पेज को हम इसके दूसरे सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, बजट को जो जितना भी बचा है, ठीक है। तो यानी कि इससे पहले अगर आपने KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो KNP एनालिसिस को आप सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। हम यानी आधा बजट डिस्कस कर चुके हैं, जो आधा बजट और जो इसके आधे फॉर्मूलाज रह रहे हैं उन्हें हम अगली वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप पार्ट 1 को ज़रूर देखिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा KNP एनालिसिस को, ठीक है गाइज। और अगर आप इसमें भी कुछ नए टर्म्स इंक्लूड करवाना चाहते हैं पार्ट 2 के लिए तो वो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा, हम नई चीज़ें इंक्लूड करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और जब तक आप देखते रहिए इस वीडियो को, जल्दी ही वो वीडियो आने वाली है।